चलिए, सो हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर जो हमारा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और आज जो है हमारा पहला लेक्चर है। यस सर। ये क्या है? ये हमारी क्लास की कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून के आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है एटलीस्ट 3 बार देखना है। हर एक क्लास को, जो भी आज के बाद इस कोर्स की क्लासेस होती है, उनको कम से कम 3 बार आपको देखना है, ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन जो है आपको हो पाए, एकदम अच्छे से सब्जेक्ट आपको याद हो जाए। आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। सर पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लेना है क्या? तो नहीं, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। सिर्फ वही न्यूज़ आपको पढ़नी है जिस सब्जेक्ट का स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। जैसे अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ लिया है तो अब से आप पॉलिटी की न्यूज़ जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। जैसे अब हम लोगों ने इकोनॉमी के अंदर एक काफी अच्छा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप इकोनॉमी का के पोर्शन को, इकोनॉमी की न्यूज़ जो है आप लोग देख सकते हैं। जैसे आईआर हमने कंप्लीट कर लिया है, जियोग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी न्यूज़ को जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। रेगुलरली जो है आप लोगों के यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, तो अपने डाउट्स वगैरह जो भी हैं आप लोगों को लिख करके रखना है, उस टाइम आप पूछ सकते हैं। मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर किसी भी तरह का कोई भी शोबाजी या कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे जो है यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप लोग क्लास के अंदर लेट आते हैं तो इससे आपकी ही जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, वो एडवर्सली इम्पैक्ट होगी। इस वजह से आपको पंक्चुअलिटी जो है वो मेंटेन करके रखनी है। मीडियम ऑफ द टीचिंग जो है वो आपके पास बायलैंग्वेज रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही जो है आपको समझाने के लिए बहुत सारे प्रयास, अथक प्रयास जो है मेरी तरफ से किए जाएंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो ये नहीं कहना है कि मेरे को तो मेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आकर के स्पून फीडिंग जो है वो करी जाए। आपको अपने माइक ऑफ ही रखना है। कैमरा जो है अब हम लोग ऑन ऑन कराने के लिए लग गए हैं, तो कैमरा आपका ऑन रहेगा, माइक आपका ऑफ रहेगा, बट जब कभी भी बोला जाए तो आपको माइक जो है वो ऑन कर देना है। एंड जो भी बैकलॉग सब्जेक्ट्स हैं वो आपको जाकर के हमारी वेबसाइट के ऊपर से जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो अभी आप जो है अनुसुई आईएएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। यहाँ पर जो है हमारे पास लाइव क्लासेस जो है वो टोटली आपके पास यहाँ पे फ्री होती हैं। ये लाइव क्लासेस डेली 10 बजे आपको रात को होती है। यहाँ पर गूगल मीट के ऊपर ये क्लासेस होगी और इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप का चैनल जो है आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। जो वेल स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज है ये आपको हमारी वेबसाइट www.sunillakawat.com के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इकोनॉमी है, फिजिकल इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि आपसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेज जो आपके पास यहाँ पे आने वाले हैं। जो मेंबरशिप प्लान है वो आपके पास यहाँ पे मंथली भी है, क्वार्टरली भी है एंड ईयरली भी है। मंथली आप 799 पे ले सकते हैं, उससे भी अच्छा आपको क्वार्टरली पड़ेगा एंड उससे बहुत ही अच्छा आपको ईयरली जो है वो सब्सक्रिप्शन पड़ेगा। तो ये तो थी हमारे इंट्रोडक्शन की बात, और अब जो है हम लोग हमारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड हम लोग जो है पढ़ेंगे यहाँ पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो सबसे पहले तो ना हम लोग इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ओवरऑल यूपीएससी की प्रिपरेशन को देखें ना, तो उसमें 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन की पिलर्स जो है आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे उसमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट एक तो आप लोगों को जैसे कि लगता है पॉलिटी, एक उसके बाद जैसे आप लोगों को लग जाता है इकोनॉमी और एक जो है आप लोगों के लिए लग जाता है एनवायरमेंट। इन तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो आपके पास जियोग्राफी बचा, जो हिस्ट्री आपके पास बचा, या एक जैसे आपके पास साइंस एंड टेक भी होता है, करंट अफेयर्स भी होता है एंड और भी बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। बट मेजर पोर्शन अगर हम लोग देखें तो इनके क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे हिस्ट्री के भी आते हैं, मगर हिस्ट्री एक डायनामिक सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री जो है आपके पास एक उसमें स्टैटिक सब्जेक्ट्स के अंदर जो है आपके पास आता है। बट अगर इनको देखें तो यहाँ से इनके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। जितना वेटेज आपके पास पॉलिटी रखता है, जितना वेटेज आपके पास इकोनॉमी रखता है, उतना ही सेम वेटेज आपके पास एनवायरमेंट भी जो है सब्जेक्ट में आपके पास रखता है। एंड एनवायरमेंट को अच्छे से करने के लिए आपको पहले जो है वो जियोग्राफी ऑब्वियसली अच्छे से आनी ही चाहिए, क्योंकि जियोग्राफी जब अच्छे से करते हैं तभी एनवायरमेंट में जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जैसे मैपिंग बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, नेशनल पार्क को लेकर के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर के, या किसी स्पीसीज को लेकर के भी आपके पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इन एंड ऑल अगर देखा जाए तो करीब आप मान सकते हैं 12 से लेकर के 18 क्वेश्चन हर साल प्रीलिम्स के अंदर जो है आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो, इसका मतलब आपको मान के चलना है कि यूपीएससी भी जो है आपको बिल्कुल ही छोड़ करके ही चल रहा है। अगर आप लोग एनवायरमेंट सब्जेक्ट को छोड़ रहे हो तो यूपीएससी भी जो है आपको छोड़ करके ही चल रहा है। तो नो डाउट थोड़ा फैक्चुअल सब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास हो जाता है, चीजों में लिंकेजेस हम लोग बिठाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा बोरिंग भी होता है ये सब्जेक्ट। बट फिर भी अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे वो इंटरेस्ट वाली बातें तो हो नहीं रही है कि भाई जिसमें मुझे इंटरेस्ट आएगा मैं वही पढ़ेंगे, वो नहीं है। तो सब्जेक्ट जो है ऑब्वियसली करना ही होता है। एंड भरोसा रखें, इस सब्जेक्ट को भी बहुत, जैसे हम लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ा है उसी तरीके से पूरे इंटरेस्ट के साथ जो है हम लोग पढ़ेंगे, और मेरी तरफ से पूरे कोशिश रहेगी कि सब्जेक्ट को आपके लिए इंटरेस्टिंग जो है वो बनाया जाए।
तो ये आपके लिए होती है सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस। इससे ज़्यादा जो है जब एनवायरनमेंट के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा तो वहाँ पर जो है बता दूँगा मैं आपको। अब बात आती है कि इस सब्जेक्ट को हम लोगों में को इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या-क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो आपके पास बहुत सारे मैं कहूँगा इस सब्जेक्ट को हम बहुत सारे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक पोर्शन तो आपके पास यहाँ पे आता है मैपिंग वाला। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की मैपिंग करनी होती है, जैसे इंडिया में कौन-कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ आपके पास यहाँ पे कौन-कौन सी है, एलिफेंट कॉरिडोर्स यहाँ पर आपके पास कौन-कौन से हैं, टाइगर रिजर्व्स यहाँ पर आपके पास कौन-कौन सी हैं, बायोडायवर्सिटी रिजर्व्स आपके पास बायोडायवर्सिटी साइट्स आपके पास कौन-कौन सी हैं, ठीक है? और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास यहाँ पे आती हैं। दूसरी अगर देखी जाए, तो स्पीशीज़ सेंट्रिक क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं। स्पीशीज़ में आपको ध्यान रखना होता है कि कौन-कौन सी स्पीशीज़ है, उनका कंज़र्वेशन स्टेटस जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पढ़नी होती है। उसके बाद कुछ एक इसका स्टैटिक पोर्शन आ जाता है जिसमें हम लोगों को देखना होता है कि इकोलॉजी क्या होती है, बायोडायवर्सिटी आपके पास क्या होती है, ठीक है? और साथ-साथ अगर हम लोग देखें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके पास क्या-क्या आ गया, जियोकेमिकल साइकिल्स जो है आपके पास कौन-कौन से हो गए हैं, ठीक है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप लोग एक चीज़ देखो तो मेन यहाँ पे एक टॉपिक आपके पास आता है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन भी हमें देखना होता है। एंड ये सब समझ करके हम लोग समझते हैं कि एनवायरनमेंट जो है इन टोटल हमारे पास कैसा है। एंड देन जब इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो इनसे रिलेटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल क्या-क्या लॉज़ हैं, इन सभी चीज़ों को भी जो है यहाँ पर हमारे पास पढ़ना होता है। और जितने पिलर्स मैंने या जितने टॉपिक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, इन हर एक टॉपिक में से आपके पास 1-1 या 2-2 क्वेश्चंस जो है आपको एग्ज़ाम में मिलते ही मिलते हैं। प्रीलिम्स में हर साल आपको इन हर एक टॉपिक से मैपिंग का भी 1 या 2 सवाल आपके पास आएँगे ही आएँगे। स्पीशीज़ सेंट्रिक भी 1 या 2 क्वेश्चंस आपके पास आते ही आते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन है, जहाँ से आपके पास डेफिनिशंस वगैरह आती है कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशंस आपके पास क्या हैं, हाइड्रोजन साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके पास यहाँ पे आते ही आते हैं, है ना? जो आप लोगों ने ये भी पढ़ रखी होगी, फूड चेन्स वगैरह आपने पढ़ रखी होगी, फूड चेन है, फूड वेब है, ये सारी चीज़ों से आपके पास क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इनको भी हमें पढ़ना होता है। उसके बाद पॉल्यूशन, ऑब्वियसली हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको पॉल्यूशन के ऊपर भी मिलते रहते हैं क्योंकि अ, एक बहुत बड़ा आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है ये भी, तो इसलिए पॉल्यूशन से भी आपको देखने को मिलते ही हैं क्वेश्चंस और इसके बाद लास्ट में जो है लॉज़। तो हर एक चीज़ के ऊपर ही बायोडायवर्सिटी को लेकर के देखोगे तो आपको यहाँ पे लॉज़ मिल जाएँगे, पॉल्यूशन को लेकर के देखोगे तो आपको लॉज़ मिल जाएँगे, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, हर एक चीज़ को लेकर के जो है आपके पास यहाँ पे लॉज़ होते हैं और उन लॉज़ को आपको पढ़ना होता है एंड ये सारी चीज़ें जो हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो कवर करेंगे। क्लियर सभी को? तो इससे ज़्यादा और कुछ डिस्कस जो है हम लोग जब एनवायरनमेंट का स्पेसिफिक एक वीडियो बनाएँगे, उसमें जो हम लोग देख लेंगे। अभी जो है हम लोग सब्जेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस? या सब लोग ये चाहते हो कि नहीं मैं तो ये पढ़ाऊँ सब कि नहीं सर, पहला सवाल कहाँ से आएगा, दूसरा सवाल कहाँ से आएगा और कौन-कौन सी किताबें यहाँ पे पढ़नी चाहिए? तो जैसे मैं अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए कहता हूँ कि बुक्स वगैरह मैं नहीं लेता किसी का भी नाम, जो भी आपको अच्छी लगे वो बुक्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेरी तरफ से हमेशा यही रहता है कि डे 1 से जब से मैं आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जिस दिन आपका सब्जेक्ट एंड होता है, तब तक आप और कुछ ना पढ़ें, आपका सिर्फ एक ही ध्यान होना चाहिए कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एक तो आपके इसके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए और ये पूरे के पूरे टॉपिक जो है आपको वेल रिवाइज्ड वेल रिवाइज्ड जो है आपके होने चाहिए। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका एनवायरनमेंट का जो है बहुत अच्छा पोर्शन जो है आपका ऑलरेडी जो है वो कवर हो जाएगा। तो रेडी सभी लोग इसके लिए? यस, क्लियर? हाँ जी, चलिए गुड वन। तो अब देख लेते हैं कि हम लोग इस सब्जेक्ट को जो है वो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैं प्योरली बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ही जो है यहाँ पर चीज़ें जो है आप लोगों को पढ़ाऊँगा एंड आप लोगों को कंटिन्यूअसली जो है साथ के साथ नोट्स वगैरह बनाते रहना है और अगर यहाँ पे नोट्स ऑब्वियसली थोड़े से पास नहीं बनते रहेंगे, थोड़ा समझने के ऊपर ध्यान दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो रिकॉर्डेड को देख करके जो है आप लोग वहाँ से इसके नोट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। हम्म, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारे आस-पास में होता है एनवायरनमेंट और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो है इस एनवायरनमेंट को कंज़र्व करने की। और कंज़र्व करने के लिए बहुत सारे लॉज़, बहुत सारे नियम और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास यहाँ पे बनाई जाती हैं। अब मान लो ये इंडिया हो गया और कंज़र्व भी ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ़ हमको और हमारे एनवायरनमेंट को ही कंज़र्व करना है। यहाँ पर रहने वाली जितनी भी स्पीशीज़ हैं, इन स्पीशीज़ को भी तो हम लोगों को कंज़र्व करके रखना है।
इन स्पीसीज के लाइफ के लिए इनके लिए क्या एनवायरनमेंट जरूरी है, इसको भी जो है हम लोगों को कंजर्व करके रखना है ना। वही पता चला कि आज जो है आप अपने घर में बच्चों को टाइगर के नाम से डराते रहते हो कि बाहर मत जाना बच्चे, बाहर जो है वो टाइगर है। और पता चला आपने टाइगर के साथ ऐसा ऐसा किया है कि टाइगर के एनवायरनमेंट का ध्यान ही नहीं रखा और एक दिन टाइगर जो है वो खत्म हो गया, उसके बाद बस कहानियों में जो है आपके पास टाइगर बच रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे डायनासोर्स वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना है, तो आजकल डायनासोर कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ मूवीज में है। यस, बाकी तो और कहीं पे है नहीं। तो अब बस उनके अवशेष जो है हम लोग ढूंढते रहते हैं कि हाँ कहीं पे हड्डी मिली तो कहीं कुछ मिला है। इस तरीके की बातें जो है आपके पास यहाँ पे चलती रहती है। तो जब कभी भी ये लॉस बनाते हैं तो मान लो जैसे हम लोगों ने इंडिया में लेकर के लेट से हम लोगों ने जो है हमारी चिंता जो है जाहिर कर दी कि हाँ भाई हम लोग जो है वो एनवायरनमेंट को लेकर के बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हर एक स्पीसीज को लेकर के हमारे पास यहाँ पे ध्यान है और हमने इनके लिए जो है वो लॉ बना दिया। एंड उसके बाद मान लो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है लेट से एक टाइगर जो है वो था। ठीक है, राजस्थान में आपके पास यहाँ पे एक टाइगर, बड़ा थोड़ा गंदा सा टाइगर बन गया, बट इट्स ओके। तो ये टाइगर जो है आपके पास यहाँ पे होता है। अब लेट्स ये टाइगर तो है ना, टाइगर तो जानता नहीं है, टाइगर तो कहीं पे भी चला जाएगा। तो टाइगर को भी के लिए भी क्या है कि अभिषेक बच्चन जी का गाना आ जाता है कि इनको भी सरहदे वरहदे जो है वो पता होती नहीं है। अब इंडिया में तो हम लोगों ने लॉ बना रखा है कि ठीक है टाइगर को जो है कोई भी हंट वगैरह जो है वो नहीं करेगा, टाइगर को हमें कंजर्व करके रखना है। बट आगे चला गया पाकिस्तान के अंदर घूम करके और मान लो इनको जो है यहाँ पर इनको खत्म कर दिया गया। तो इसलिए ये चीज आई गई कि सिर्फ आपको अपने स्टेट सेंट्रिक या अपने रीजन सेंट्रिक जो आप लॉज बना रहे हो, इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है आपके पास कुछ ना कुछ लॉज होने ही चाहिए, जिससे कि ये स्पीसीज जो है बेसिकली, एक तो स्पीसीज और एक इनसे रिलेटेड जो एनवायरमेंट है, ये जो है आपके पास प्रोटेक्टेड रहे। कैसा रहे? प्रोटेक्टेड रहे। एंड इसके लिए जो आपके पास लॉ बनाया जाता है, इसके लिए सबसे पहले एक वर्ड जो आपके पास सामने आता है वो आता है आईयूसीएन। क्या आता है आपके पास? आईयूसीएन। तो एक तो जो है आज हम लोग हमारी क्लास के अंदर जो है आईयूसीएन को पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि हम लोग जो है इनके एनवायरमेंट को जो है वो किस तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन ऑल अगर हम लोग देखें तो इंडिया में 4 तरीके की प्रोटेक्शन जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंडिया जो है आपके पास है, इस इंडिया में हम लोग टोटल 4 कैटेगरी की प्रोटेक्शन जो है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एक तो आप लोगों ने देख रखा होगा कि आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है। दूसरा आप लोगों ने देख रखा होगा हमारे पास नेशनल पार्क वगैरह होते रहते हैं ना, कई बार होता है ना कि चलो वहाँ घूमने चलते हैं। तो नेशनल पार्क आपके पास होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, नेशनल पार्क होते हैं। फिर तीसरा आप लोगों ने देखा होगा कम्युनिटी रिजर्व होते हैं। कम्युनिटी रिजर्व जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और चौथा अगर मैं देखूं तो आप लोगों के पास कंजर्वेटिव रिजर्व भी जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेटिव रिजर्व। इन सबको अगर आप देखोगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है वो बनाया गया था। कौन से एक्ट के अंदर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है ये आपके पास यहाँ पे बनाया जाता है। इंडिया में सिर्फ इतना ही नहीं है, इंडिया में अगर आप देखोगे तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी रिजर्व भी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टाइगर रिजर्व भी है हमारे पास। एंड अगर आप देखोगे तो एलिफेंट कॉरिडोर्स एंड और भी बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। बट मेनली अगर हम लोग देखें तो एक एक्ट आएगा और एक एक्ट के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें जो है आ जाती हैं। जैसे आपको एक्ट कौन सा ध्यान रखना है? सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसको आप कैसे लिखोगे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है आप लोगों के पास यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ये दोनों जो है चीजें आपके पास बनाई गई थी। ओवर द टाइम पहले ये बनाई गई थी, उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेटिव रिजर्व जो है उसके बाद अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है वो लाए गए थे। 1972 के अंदर तो ये दो चीजें बताई गई थी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम लोगों को बनानी है और नेशनल पार्क हम लोगों को बनाना है, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो कंजर्वेटिव इन स्पीसीज को, इनके एनवायरमेंट को जो हम लोग कंजर्व करके रखेंगे। हाँ। अब ऑब्वियसली ये चीजें सेम नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो होते रहते हैं। ओवर द टाइम जैसे जैसे सब्जेक्ट चलेगा आपको ये डिफरेंसेस वगैरह ये सब भी जो है वो समझ में आते रहेंगे। अब देखते हैं, तो ये तो हम लोगों ने इंडिया में प्रोवाइड किया है। ओवर द टाइम मैंने आप लोगों को चीजें बताई ना कि आपके पास क्या होगा कि इंडिया में तो हमने प्रोटेक्ट कर लिया, मगर यहाँ पे हमारा शेर था, शेर दौड़ता दौड़ता चला गया कहाँ पे? पाकिस्तान में। इंडिया में तो हमने बोल रखा था कि भैया इसकी हंटिंग मत करना, मगर पाकिस्तान में मान लो इसकी जो है वो शेर आया है, शिकार तो करके रहेंगे। तो इन्होंने जो है यहाँ पे इसका शिकार कर लिया। तो अगर इन्होंने यहाँ पर इसका शिकार कर लिया तो इसको भी बैन करने के लिए, इसको भी यहाँ पे ना कंजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनेशनल लॉज भी हमारे पास होने चाहिए और इंटरनेशनली जो है आईयूसीएन आपके पास है। तो हम लोग पहले आईयूसीएन को पढ़ लेंगे कि ओवरऑल है ना एक अम्ब्रेला जो चीज है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंड उसके बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने क्या क्या चीजें ले रखी है वो सब वहां से हम लोग डिराइव करते हैं।
उसी तौर के ऊपर देखेंगे कि इंडिया ने इस IUCN से जो है वो क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे डिराइव करी है। तो नेक्स्ट जो आप लोग हेडिंग डाल देंगे वो डाल देंगे IUCN की। तो सबसे पहले तो IUCN का फुल फॉर्म देख लेते हैं। IUCN आपके पास है क्या? IUCN आपके पास होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आधे लोगों को ना ये नेचर तक ही याद होता है, ध्यान रखना है सिर्फ नेचर तक नहीं है, इससे आगे नेचुरल रिसोर्सेज भी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आधे लोग ना इसको यही तक याद रखना है, मगर ध्यान रखना है इससे आगे भी है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी सिंपल सी बात एक तो ये ध्यान हो जाती है कि IUCN जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर को ही कंजर्व करने की बात नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उन रिसोर्सेज को भी कंजर्व करने की बात जो है ये आपके पास करेगा। 1948 के अंदर जो है इसको एस्टेब्लिश कर लिया गया था, और हेडक्वार्टर जो आपके पास है ये बहुत ही अच्छी जगह के ऊपर होता है। सर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम में मैंने आप लोगों को एक जगह पढ़ाई थी जिसको बोलते हैं ग्लैंड। यस और नो, याद है किसी को? स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम में हमने एक जगह पढ़ी थी ग्लैंड। मैंने उस टाइम भी आप लोगों को बताया था कि ग्लैंड जो है ये बहुत है। यस, तो स्विट्जरलैंड में ग्लैंड है, और ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? IUCN का। एंड IUCN क्या करता है? IUCN करता है कंजर्वेशन किसका? नेचर। सर सिर्फ नेचर का ही नहीं, इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का भी कंजर्वेशन करता है। क्लियर यहां तक सभी को? यस, वेरी सिंपल। गलती क्या है? आमतौर के ऊपर लोग ये करते हैं, IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सिर्फ नेचर ही नहीं, आगे नेचुरल रिसोर्सेज भी है, ध्यान रखना है। 1948 में एस्टैब्लिश, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड इंग्लैंड में, एंड इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था 1969 में। यस, इंडिया ने जो है इसको ज्वाइन किया था 1969 के अंदर। अब देखो ये IUCN जो है आपके पास करता क्या क्या है। IUCN को अगर आप देखोगे तो ये IUCN आपके पास डेटा गैदरिंग का काम करेगा, है ना? भाई आज मेरे को पता चला कि इंडिया के अंदर जो है, मान लो कि हम लोगों को जो है इंडिया के अंदर कैट्स को काउंट करना है। तो मैंने इंडिया के अंदर कैट काउंट काउंट कर ली कि ये ना 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतनी सारी कैट्स हैं। पता चला इधर से जो है एक कैट और उछल के इधर आ गई, एक कैट और इसमें ऐड हो गई। पता चला दो कैट्स इधर से और आ गई, फिर दो कैट्स और हो गई। पता चला तीन कैट्स यहाँ से चली गई, फिर से वापस डेटा एस्टैब्लिश हो गया। तो ये डेटा जो है हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी कैट्स है, इधर कितनी कैट्स हैं, इन कैट्स के लिए किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, इन कैट्स के लिए किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये जितना भी डेटा होता है, डेटा गैदरिंग का काम है, ये सारा डेटा गैदरिंग का काम जो है वो IUCN कहता है ना? कि भाई ठीक है, इंडिविजुअल हर एक कंट्री जो है वो कहाँ करते हुए जाएगी। और मान लो मैंने अपनी कंट्री में जो है वो कैलकुलेट कर लिया, आप किसी दूसरी कंट्री में जो है वो कैलकुलेट कर दे रहे हो, कल को वो अगर वो मिक्स हो गए तो किसको पता? तो जो है वो हम लोग कैसे पता करेंगे? इसलिए IUCN कहता है कि ठीक है, डेटा गैदरिंग जो है आप लोग छोड़िए, डेटा गैदरिंग जो है हम लोग कर लेंगे। अब ये भी ऑब्वियसली करवाते हम ही लोगों के थ्रू है ना। हर एक कंट्री में इन लोगों की वापस जो है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इस तरीके का डेटा जो है वो गैदर करती है, और ये इन लोगों से जो है ये सारा का सारा डेटा लेते हैं। तो डेटा गैदरिंग का काम करती है। अब डेटा लेकर के खाली उस डेटा को रख करके एक्सेल शीट बना करके तो ये क्या करेंगे? अगर इनके पास डेटा आएगा तो ऑब्वियसली उस डेटा को एनालाइज भी तो करेंगे। यस और नो? तो डेटा को एनालाइज करेंगे। जब आपके पास डेटा हो जाता है और जब आप उसका एनालिसिस कर लेते हो, तो इसी का नाम तो रिसर्च भी तो होता है। अरे हाँ सर, इसी का नाम रिसर्च भी तो होता है। तो ऐसी डेटा गैदरिंग करेंगे, डेटा को एनालाइज भी करते हैं, और उसी डेटा बेस के ऊपर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ये लोग रिसर्च भी जो है वो करते हैं। क्लियर सभी को? यस। तो क्या क्या करेंगे? डेटा गैदरिंग करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, एंड उन सबके बेस में जो है ये आपके पास यहाँ पे रिसर्च भी जो है वो करते हैं। इसके साथ साथ ये कई तरीके के फील्ड प्रोजेक्ट्स भी चलाते हैं। ठीक है, कई तरीके के ये आपके पास फील्ड प्रोजेक्ट्स भी जो है वो आपके पास चला देता है। अवेयरनेस भी फैलाते हैं कि देखो देखो आपके एरिया के अंदर जो है ये एक स्पीसीज मिल रही है, इस स्पीसीज को जो है वो इस फलाने तरीके के एनवायरनमेंट की जरूरत है अपने सर्वाइव के लिए, और आपको जो है इस एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की जरूरत है। फिर इसको कैसे कैसे कंजर्व किया जा सकता है वो सारी चीजें भी बताएंगे। तो यानी अवेयरनेस प्लस एजुकेशन दोनों का ही काम जो है ये आपके पास यहाँ पे करता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे IUCN ने क्या किया, IUCN ने जो है वो डेटा को प्रोवाइड कर दिया कि आपके पास कितने सारे स्पीसीज जो है कहाँ कहाँ पे मिल रही है, एंड उनको कैसा कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। अगर उसको कंजर्व करना है तो कंजर्व होने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिएगा, उस एनवायरनमेंट को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये सब किसके अंदर आएगा? ये सब आएगा उनकी रिसर्च के अंदर। क्लियर सभी को?
तो ये सारी चीजें जो है आपके पास IUCN आपको करके देता है। क्लियर? अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स में मैंने आप लोगों को UN के बारे में पढ़ाया था, याद है कि नहीं है? यस, इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर्स में हम लोगों ने UN को पढ़ा था, है ना? हाँ सर। तो UN के अंदर जो IUCN का जो स्टेटस है वो आपके पास आता है ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेशन का। ठीक है, तो ध्यान रखना UN के अंदर IUCN हैज अ स्टेटस। IUCN का UN के अंदर स्टेटस आपके पास आता है, एक तो ऑब्जर्वर स्टेटस और एक कंसल्टेटिव। ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस, ये बिल्कुल क्वेश्चन आता है कि UN के अंदर IUCN का क्या है, परमानेंट मेंबर है ना, उसका अंदर मेंबर है ही है या नहीं है। तो ध्यान रखना है ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस जो है ये होल्ड करके रखता है। क्लियर सभी को? इसके अलावा देखो बहुत सारी चीजें जो है हम लोग ओवर द टाइम पढ़ेंगे। आप लोगों ने भी जब ये एनवायरमेंट के नाम से ना इस तरीके की चीजों को पढ़ रखा होगा। जैसे आप लोग अगर कभी कोई क्वेश्चन करते हो या कुछ भी चीजों को देखते हो तो आपने सुना होगा जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। तो ये सब किसके ने बनाया? ये IUCN ने बना रखा है। इसी तौर के ऊपर अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड कंजर्वेटिव मॉनिटरिंग सेंटर आपके पास बना हुआ है, ये भी किसने बन रखा है? तो IUCN में बन रखा है। ये ओवर द टाइम, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग आगे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उसको जो है हम लोग देख लेंगे। अभी बेसिकली ये चीज है कि सर आप अगर अभी IUCN को लेकर के हमें डरने की जरूरत नहीं है तो आप इस IUCN को भी पढ़ा भी क्यों रहे हो? देखो, मैं IUCN को पढ़ाने का एक मेरा सिंपल सा एक ही फंडा है, वरना अदरवाइज अगर आपको अभी IUCN समझ में नहीं भी आता तो इट्स ओके। क्या है कि अभी आने वाले लेक्चर्स के अंदर ना सर इंडिया का मैप, हाँ हाँ इंडिया का मैप, ध्यान रखना इसको, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग नेशनल पार्क को पढ़ने वाले हैं, है ना, इसी यहीं पे पढ़ते हैं, यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। तो आने वाले टाइम के अंदर हम लोग नेशनल पार्क को पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे, यहाँ कौन सा नेशनल पार्क मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क मिल रहा है, इधर कौन कौन से नेशनल पार्क मिलेंगे। जब हम नेशनल पार्क से क्या करेंगे, हम लोग मैपिंग करेंगे। जब इसकी मैपिंग करते हैं तो साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस हर एक नेशनल पार्क के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज आ रही है। ठीक है, हम उन स्पीसीज को देखेंगे। हर एक स्पीसीज का एक स्टेटस होता है, ठीक है, कि ये कि ये स्पीसीज एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड है, लीस्ट कंसर्न्ड है, नियर थ्रेटन्ड है ना, कैसा स्टेटस है। उस स्टेटस को क्या है, ये स्टेटस किसने दिया, इस स्टेटस का मतलब क्या है, ये सब समझने के लिए हम लोगों को IUCN को समझना जरूरी होता है। अदरवाइज IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जब मैं एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा वहां पे मैं वापस उसको पढ़ाऊंगा ढंग से। तो अभी से वो स्टेटस, एक उस वर्ड को समझने के लिए मैं आपके सामने लिख दूंगा कि भैया यहाँ पे टाइगर मिल रहा है और टाइगर का जो है वो मान लो ये वल्नरेबल स्टेटस है, ठीक है, या ये एक्सटिंक्ट स्टेटस है, या एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इस EW का मतलब क्या है, ये किसने दिया, ये कहाँ से आया, ये चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पे समझ में जस्ट आनी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग अभी IUCN को पढ़ रहे हैं। क्लियर सभी को? यस। तो समझ में आता है तो ठीक, अदरवाइज ऐसा कुछ है भी नहीं कि जो चीज आपको समझ में ना आई हो इसमें। डन? डन ना? चलिए। हाँ जी। तो ये चीजें हम लोगों को समझनी है। तो अब ये देखो क्या करता है IUCN ना, ये इन्होंने क्या किया कि सारी स्पीसीज को पढ़ा ओवर द टाइम, जो है ओवर द वर्ल्ड इन्होंने सारी स्पीसीज के बारे में देखा एंड उनके बारे में उन्होंने डेटा गैदर किया। एंड मैंने आपको बोला ना, डेटा गैदर करने के बाद क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद वो इसको रिसर्च करेंगे। इस रिसर्च के तहत इन लोगों ने इनको कुछ एक स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब देखो सबसे पहले तो ये एनालिसिस किस किस बेसिस के ऊपर किया गया, इसको देखते हैं। एनालिसिस को बेसिस करने के लिए इन्होंने टोटल 5 क्राइटेरिया रखे थे, है ना, 5 क्राइटेरिया रखे। और उस 5 क्राइटेरिया के बेस ये लोग जो है उनको क्या कर देंगे, स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि पहला इनका क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या है कि भैया इनकी जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से जो है वो डिक्लाइन हो रही है। तो एक तो उसको देखो, एक तो भाई कि बहुत कम रेट से डिक्लाइन हो रही है और एक बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर रही है। तो ये क्राइटेरिया आपके पास हो जाता है ना भाई, जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके कंसर्न, उसके को लेकर थोड़ी ना कंसर्न है। कंसर्न किसको है, जिसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि इंडिया में जो है वो सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा कम है। तो फीमेल्स का है ना सेक्स रेशियो जो गर्ल्स का कम होता जा रहा है, बॉयज का जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हम बॉयज को लेकर कंसर्न है? क्या नहीं, कंसर्न बॉयज को लेकर नहीं है, कंसर्न किसको लेकर के है, गर्ल्स को लेकर के है। तो जो चीज कम होती जा रही है, जो चीज डिक्लाइन में जा रही है, उसको लेकर के हमारे पास कंसर्न होता है। तो हमें देखने हैं ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन रेट का डिक्लाइन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आपको देखना है। दूसरा ये लोग देखते हैं जियोग्राफिकल रेंज को।
ज्योग्राफिकल रेंज, कि भाई एक मान लो कोई स्पीसीज है, वो पहले तो लेट्स से इंडिया में ना इस पूरे पोर्शन में पाई जाती थी, फिर धीरे धीरे यहाँ पर आपने इसकी हंटिंग वगैरह पूरा जो है वो स्टार्ट कर दी, अब वो ओवरऑल इंडिया में जो है वो सिर्फ इतनी सी जगह के ऊपर ही जो है वो पाई जा रही है। तो पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पर तो जैसे इस एरिया में देखो तो पॉपुलेशन बिल्कुल कम ही हो गई, यहाँ पर जितनी पहले पॉपुलेशन थी उतनी है, मगर जियोग्राफिकल एरिया जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। तो जियोग्राफिकल रेंज को भी देखते हैं, तो क्या क्या चीजें देखेंगे, पहला पॉइंट पॉपुलेशन रेट की डिक्लाइन को देखते हैं, फिर जियोग्राफिकल रेंज को देखते हैं, फिर ये भी देखते हैं कि भैया ये जो स्पीसीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके जिसके बारे में हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी ऑलरेडी कौन से इसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, और क्या बिल्कुल ही ये अभी भी प्रोटेक्टेड रीजन में है क्या, इसको भी जो है वो देखा जाता है। क्लियर कि वेदर अभी जो हमारे पास स्पीसीज है कि ये ऑलरेडी बिल्कुल ही स्मॉल पॉपुलेशन साइज में ही तो नहीं है ना। मान लो मैंने किसी स्पीसीज को आज ही पढ़ना स्टार्ट किया और मैं आज ही देखूं कि अरे तो आज ही बस इतनी सी 100 स्पीसीज बची है बस, तो ऑब्वियसली इसकी जरूरत है ना कि हम इसको कंजर्व करके रखें। या ऐसे थोड़ी ना कि मैं तो इसको आज ही देख रहा हूँ, तब मैं ओवर द टाइम पहले एनालाइज करूंगा कि हाँ ओवर द टाइम इसका क्या बिहेवियर रहता है ना, बरसात में क्या होगा, सर्दी आएगी तो क्या होगा, गर्मी आएगी तो क्या होगा, अगर कोई हंटर आ गया तो क्या करेगा, है ना। अगर आज ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है, तो हम लोग ऑब्वियसली उसके एनवायरमेंट को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि अब इसको कैसे जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये भी उनके पास एक क्राइटेरिया हो जाता है कि अगर मेरे को इनफ पॉपुलेशन मिली दैट्स इट फाइन, इट्स ओके। बट अगर मेरे को ऑलरेडी स्टडी के टाइम ही अगर पहले इंस्टांस के ऊपर ही अगर मुझे इनकी कम पॉपुलेशन मिलती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारे पास एक क्राइटेरिया जो है वो हो जाता है। क्लियर सभी को? यस। चलिए, उसके बाद मान लो आप किसी प्रोटेक्टेड एरिया में गए और वहीं पर आपको एक स्मॉल पॉपुलेशन में वापस मिल गया, तो बेसिकली एक ही पॉइंट है ये, जब देखा जाए तो एक जैसा ही जो है आपके पास यहाँ पे पॉइंट जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड लास्ट आपके पास यहाँ पे मिल जाता है कि अगर आज तो पॉपुलेशन अच्छी खासी है ना, प्रेजेंट टाइम में तो हम लोग देखें कि भाई पॉपुलेशन अच्छी खासी है, बट आने वाले टाइम में अगर हमें ऐसा लगता है कि देर इज अ चांस या देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो स्पीसीज है वो नियर एक्सटिंक्ट जो है वो जा सकती है, तो ऐसी स्पीसीज को भी लेकर के जो है हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग कंजर्वेशन स्टेटस में चले जाएंगे, हम लोगों को उनको लेकर के भी जो है वो सतर्क हो जाना चाहिए। तो क्या क्या हो गए, हमने 5 क्राइटेरिया देख लिए कि कौन कौन से क्राइटेरिया को जो है ये लोग ध्यान में रखते हैं अपनी डेटा गैदरिंग में, अपने एनालिसिस में, अपने रिसर्च में। ठीक है, क्या क्या है वो, कि सबसे पहले हमें पॉपुलेशन की डिक्लाइन को देखना है, जियोग्राफिकल रेंज को भी ये लोग ध्यान में रखते हैं, स्पीसीज की पॉपुलेशन को भी ध्यान रखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो साइज आपके पास कितनी है, ऑलरेडी कम तो नहीं है, उसके बाद वो ऑलरेडी कहीं किसी प्रोटेक्टेड एरिया में ही तो नहीं रह रही है, ऐसा तो नहीं है कि भाई प्रोटेक्टेड एरिया में ही मिलती है दूसरी जगह पे कहीं में मिल ही नहीं रही, और एक कि भाई आज तो स्पीसीज अच्छी खासी अच्छे से सर्वाइव कर रही है, मगर देर इज अ चांस, देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कल को जाकर के जो है ये स्पीसीज हमारे पास एक्सटिंक्शन में जो है वो जा सकती है। तो इस तरीके से ये लोग डेटा गैदर करते हैं, डेटा गैदर करके उनको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके इन लोगों को, ये लोग इन स्पीसीज को एक बुक के अंदर रख देते हैं, मतलब बुक के अंदर रख देते हैं मतलब एक बुक के अंदर इनका नाम लिख देंगे, और उस बुक को बोला जाता है रेड डेटा बुक। ठीक है, उस बुक को हम लोग बोलते हैं रेड डेटा बुक। तो आईयूसीएन जो है अपने पास एक रेड लिस्ट निकालती है ना, आईयूसीएन की एक रेड डेटा बुक निकालती है जिसके अंदर ये स्पीसीज को लेकर के बहुत सारा स्टेटस देती है। कैसे कैसे स्टेटस देती है, ये स्टेटस देती है, ईएक्स लिखा हुआ आपको कहीं पे मिल जाएगा, कहीं पर आपको जो है वो ईडब्ल्यू लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं पर आपको सीआर लिखा हुआ मिल जाएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिसको बोलते हैं, फिर एक एंडेंजर्ड होता है, फिर एक वल्नरेबल होता है, फिर एक आता है नियर थ्रेटन, और फिर एक आता है लीस्ट कंसर्न। ठीक है, इन सब के आपको मतलब बता रहा हूँ। ईएक्स का मतलब आपके पास होता है एक्सटिंक्ट। ठीक है, ईडब्ल्यू का आपके पास मतलब होता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, सीआर का मतलब होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ईएन का मतलब होता है सिर्फ एंडेंजर्ड, वीयू का मतलब होता है वल्नरेबल, एनटी का मतलब होता है नियर थ्रेटन, और एलसी का मतलब होता है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न, तो क्या चीजें ध्यान रखनी है, आईयूसीएन है आपके पास, देखो बहुत सिंपल सी बात है, कितना कितना हमने देखा अभी तक, 4 पॉइंट्स में हम लोग कर, इधर देखो सब लोग ही, इधर देखो सब लोग ही, इधर देखो, इधर देखो, दर्शना इधर देखो, गीश्री इधर देखो, किसले इधर देखो, दीक्षा इधर देखो, कात्यानी इधर देखो, करीना इधर देखो, हाँ सुनील लखावत वो तो मैं ही हूँ, हाँ इधर देखो।
सिंपल सी बात है, इंडिया में हम लोग कंजर्व कर रहे हैं, बट हो सकता है हमारी स्पीसीज बाहर चली जाए, है ना, या बाहर की कोई स्पीसीज हमारे यहाँ पे आ जाए, तो लॉज अलग अलग हो सकते हैं। तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कंजर्व करने के लिए हमको एक तरीके के लॉज होने चाहिए, तो अम्ब्रेला लॉज, है ना, अम्ब्रेला लॉज, है ना, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में रहेंगे। इसके लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, IUCN बनाया गया। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस, IUCN अम्ब्रेला, है ना, छतरी बन गई हमारे पास। अब IUCN जो जो लॉज बनाएगा उनको सब लोग, है ना, इंडिया अपने तरीके से अप्लाई कर देगा, पाकिस्तान अपने तरीके से अप्लाई कर देगा, चाइना अपने तरीके से अप्लाई कर देगा, वो सब चीजें। अब ये क्या कर रहा है, ये वर्ल्ड वाइड स्पीसीज को लेकर के डेटा गैदर करेगा, डेटा गैदर करके एनालाइज करेगा, एनालाइज करके रिसर्च करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट वो हर एक स्पीसीज को एक एक टैग, है ना, ये यहाँ पे एक उसकी लिस्टिंग कर देता है कि उसका प्रेजेंट में स्टेटस क्या है। वो स्टेटस एक्सटिंक्ट हो सकता है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो सकता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकता है, एंडेंजर्ड हो सकता है, वल्नरेबल हो सकता है, नियर थ्रेटन्ड हो सकता है, और लीस्ट कंसर्न हो सकता है। तो अब हम लोग आगे जितने भी स्पीसीज देखेंगे ना, उन स्पीसीज के आगे हम लोगों को सबको ये देखना है कि इन स्पीसीज का आज का स्टेटस जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है। और वो स्टेटस ऐसा नहीं है कि आज जैसा है वो हमेशा यही रहेगा, ये स्टेटस बदलता भी रहता है ना, ये स्टेटस बदलता भी रहता है। क्लियर सभी को? तो ये करंट में अपडेट होता रहता है, ये ध्यान रखना। तो इस स्टेटस के बारे में जो है हम लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक सभी को, अभी तक जितना पढ़ा? यस, डन। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है ना, है ना? हाँ, कहानियां नहीं है इस सब्जेक्ट में, बट ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। चलो, अब देखो, ये जो एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये स्टेटस ऐसे ही तो जो है अपनी मन मर्जी से तो ये दे नहीं देगा। कुछ एक तो क्राइटेरियाज इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे ना, कुछ एक तो क्राइटेरियाज इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे, जिस क्राइटेरिया के बेस ये स्टेटस जो है वो देगा। तो एक एक स्टेटस को देख करके और उसके क्राइटेरिया को समझते हैं कि उसका क्राइटेरिया जो है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। जैसे पहला आपके पास आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब कि अब कोई भी नॉन इंडिविजुअल, ठीक है, वो नहीं बचा है, यानी अब ये प्रजाति है ही नहीं। ये स्पीसीज कहीं पे भी ना तो ऐसे ही कहीं पे पाई जाती है, ना ही किसी प्रोटेक्टेड एरिया में पाई जाती है, ना और कहीं पे पाई जाती है ना, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट, खत्म ही जो है वो हो चुकी है। ऐसी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। सेकेंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, EW, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ऐसी स्पीसीज जो आमतौर पे तो कहीं पे नहीं मिलेगी, और अगर कहीं पे मिल भी रही है तो ओनली इन कैप्टिविटी, है ना, सिर्फ कैप्टिविटी में, बिल्कुल कंजर्वेटिव स्टेटस में के अंदर जो है वहां पर आपको जो है वो मिल रही है। ऐसी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, बहुत कम है, और वो भी सिर्फ कैप्टिविटी में ही आपको जो है वो मिल रही है, तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तो ये जो दोनों आपके पास मिलती है ना, ये दोनों एक्सटिंक्शन से रिलेटेड है, कि बिल्कुल आप इनको ना खत्म ही मानो, है ना, जो थोड़ी बहुत अगर कैप्टिविटी में है भी तो वो भी आज है, कल क्या पता रहे ना रहे, है ना, तो इनको खत्म ही मानो, ये दोनों आपके पास खत्म ही मानी जाती है। ये जो तीन कैटेगरीज आपके पास बनती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, ये आपके पास एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है कि भैया डेंजरस लेवल है इनका, है ना, डेंजर की कैटेगरी में आपके पास आती है। तो इन तीनों को लेकर के ना ये देखते रहते हैं कि भैया इनको जो हमको किस तरीके से कंजर्व करके रखना है। ये आपको आमतौर के ऊपर भी कहीं पे भी मिल सकते हैं, और इनको लेकर के आपके पास है वो प्रोटेक्टेड एरियाज भी जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, कंजर्वेटिव रिजर्व है, कम्युनिटिव रिजर्व है, ये सारे भी जो है इनको देखने के इनको लेकर के जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो इनको समझते हैं ये जो है वो कैसे ली जाती है। तो ब्लैक पेन के ऊपर फोकस करना। थर्ड कैटेगरी इन्होंने दी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड के लिए इन्होंने क्या बोला कि भैया मान लो अगर कोई पॉपुलेशन है, कोई स्पीसीज है जिसकी पॉपुलेशन जो है ओवर द टाइम बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई है। तो बोला बहुत ज्यादा डिक्लाइन का क्या मतलब है, बोला मोर देन 90% डिक्लाइन हो गई है। बोला कितने टाइम में, बोला लास्ट 10 years में। बोला 10 year में कब से मानू, आज से मानो कि कल से मानो? बोला देखो, या तो तुम 10 years ले लो या फिर इनकी 3 जनरेशन ले लो, कि अगर आप पिछली 3 जनरेशन में या पिछले 10 सालों में अगर 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन हो चुकी है, तो वो स्पीसीज आपके पास हो जाएगी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्लियर सभी को? यस। समझ लेना, इसकी रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, तो आराम से बाद में नोट्स बना लेना, अभी जस्ट समझो। ठीक है, अगर कोई स्पीसीज है जो कि पिछले 3 जनरेशन में और पिछले 10 साल में अगर उसकी पॉपुलेशन 90% से ज्यादा अगर डिक्लाइन हो गई है, तो ऐसे को हम लोग रखते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
और बोला अगर मान लो मेरे को तो नहीं पता 3 जनरेशन पहले किसने देखा कितनी पॉपुलेशन थी, आज से 10 साल पहले किसने देखा कि कितनी पॉपुलेशन थी। बोला ठीक है, अगर आज इसकी पॉपुलेशन जो है लेस देन 250 है ना, तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखते हैं। मतलब ओवर द वर्ल्ड अगर एक स्पीसीज सिर्फ 250 से भी कम है तो उसको हम लोग क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखते हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, फिर ईडब्ल्यू में कितनी बचेगी भाई? ईडब्ल्यू में तो कैप्टिविटी वाली रहते हैं, है ना, जिनको आज भी हम लोग सिर्फ दवाइयों से जिंदा रख रहे हैं, ऐसी वाली स्पीसीज। ठीक है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपके पास कैसी हो जाएगी? जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन ग्रेटर देन 90% इन लास्ट 10 years और 3 जनरेशन, और जिनकी पॉपुलेशन जो है लेस देन 250 है। ठीक है, एक ये रखा गया। चौथा क्राइटेरिया आप लोगों को देखने को मिलता है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड में भी सेम बात है कि अगर कोई स्पीसीज है जिसका पॉपुलेशन डिक्लाइन ग्रेटर देन 70% हो चुका है इन लास्ट 10 years और 3 जनरेशन, और या फिर जिसकी पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 2500 है, तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग एंडेंजर्ड क्राइटेरिया में जो है वो रख देते हैं। और सेम बात वापस बोली गई वल्नरेबल की भी, कि वल्नरेबल कैसी होगी? तो ऐसी स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर गई है ग्रेटर देन 50% में इन लास्ट 10 years और 3 जनरेशन, तो उनको भी जो है हम लोग वापस बोलते हैं वल्नरेबल में। और या फिर जो है 10,000 से भी कम जो है आपके पास यहाँ पे रह गया है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। तो ये कैटेगरीज आपके पास रखी गई। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आते हैं नियर थ्रेटन्ड। इनको आप लोग देख सकते हैं, मैंने ऐसा देख लो, हाँ। नेक्स्ट आपके पास आता है नियर थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड ऐसे हैं जिनको आज तो कोई खतरा नहीं है, मगर हमको ऐसा लगता है कि यार आगे जाकर के ना इनको जो है ये मतलब आगे जाकर के जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वो आ सकते हैं, तो उनको हम लोग नियर थ्रेटन्ड के अंदर रखते हैं। और लीस्ट कंसर्न, अरे सर ये तो बहुत ही है, इनके बारे में क्या ही पढ़ना, है ना, जिनको लेकर के कोई रिस्क है ही नहीं, तो लोअर रिस्क, ये आपके पास कैटेगरी जो है वो बन जाती है। क्लियर सभी को? तो देखो याद तो मैं करा दूंगा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, उसके बाद नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न। ये है 1, 2 और 3, ये समझना है। प्लीज इधर देखो, नोट्स बाद में बुला लेना, याद करवा रहा हूँ अभी, यही क्लास में ही याद कर लो। सब लोगों के कैमरा चालू भाई, कात्यानी, करीना, समेरा, नहीं हाँ समायरा एंड 18 अदर्स, लक्ष्मीकांत, कलाल, कैमरा ऑन करिए भाई सब लोग। हाँ जी, है ना, यहीं पे याद कर लेना सभी को, यहीं पे याद कर लेना है। अब देखना सिंपल से, एक्सटिंक्टिंग वाइल्ड आज है ही नहीं, एक्सटिंक्ट आज है ही नहीं, एक्सटिंक्ट वाइल्ड जो कि कैप्टिविटी में है। दो बातें क्लियर सिंपल सभी को। यहाँ पे क्या याद रखना है, इन तीनों में 10 साल, ठीक है, या फिर 3 जनरेशन। 10 साल या फिर 3 जनरेशन में 90% से भी कम हो गया, 70% से भी कम हो गया, 50% से भी कम हो गया, या फिर जो पॉपुलेशन है आपके पास वो 250, 2500 या लेट से 10,000। ठीक है, नियर थ्रेटन ऐसी स्पीसीज जिनको कल को जाके कोई खतरा जो है वो हो सकता है, और लीस्ट कंसर्न जिनके बारे में अभी फिलहाल हमें कोई रिस्क जो है वो नहीं है। क्लियर हो जाएगा याद? एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो क्या क्या है। ई एक्स है एक्सटिंक्ट, फिर ई डब्ल्यू है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक ब्लॉक ये हो गया। फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, वल्नरेबल एक ब्लॉक ये हो गया। उसके बाद एक आपके पास हो जाता है नियर थ्रेटेंड और एक हो जाता है लीस्ट कंसर्न, एक ब्लॉक आपके पास ये हो गया। डन। 3 ब्लॉक्स रिवाइज, 3 ब्लॉक्स याद हो गए सबको? 3 ब्लॉक्स याद हो गए सभी को? यस। जिसको अभी भी याद नहीं हो रहा एक बार फिर से लिख करके याद कर लो। 3 ब्लॉक्स याद हो गए सबको? डन। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न। अब देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये वापस ए है और ये बी है। ठीक है, ऐसी कोई स्पीसीज, ऐसी कोई स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन ग्रेटर देन 70% हो चुकी है, और अब जो है मान लो 2000 स्पीसीज ही बची है, कहाँ पे आएगा? यस, एंडेंजर्ड में। गुड वन, एंडेंजर्ड में। तो वो एंडेंजर्ड में आपको देखने को जो है वो मिल जाता है। ऐसी कोई स्पीसीज जो कि सिर्फ और सिर्फ कैप्टिविटी में ही है,
सिर्फ और सिर्फ कैप्टिविटी में ही है, मतलब सिर्फ रिसर्च सेंटर पे ही मौजूद है आपके पास अभी, है ना, जिनको हाईली प्रिसाइज एनवायरमेंट में ही रखा जा रहा है, तभी है, अदरवाइज जा चुकी होती अभी तक। किसमें मिल जाएगी? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। यस, आमतौर पे कहीं पे नहीं मिल रही है वो। यस, डायनासोर कहाँ आएगा? डायनासोर, डायनासोर, डायनासोर। सर मूवी में आएगा, जुरासिक पार्क में, हाँ। ए एक्सटिंक्ट। क्लियर? यस। डन। हाँ जी। जब हम चलते जाते हैं तो चींटियों को मारते जाते हैं, है ना, जब हम चलते जाते हैं तो चींटियों को मारते जाते हैं। तो चींटियों को अगर कहीं रखना होगा तो पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हो ही रही है ना, चल रहे हो चींटियों को मार दे रहे हो। अगर रखना होगा तो मुझे नहीं पता उनका स्टेटस क्या है, बट अगर रखना होगा तो कहाँ रखोगे? लीस्ट कंसर्न में, है ना? अगर रखना होगा तो लीस्ट कंसर्न में जो है वो रख लेंगे। ऐसी कोई स्पीसीज, ऐसी कोई स्पीसीज जो कि मान लो 90% से ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है ना, उनके बड़े बूढ़े जितने भी थे सबके सब मारे गए हैं, अभी सिर्फ यंगस्टर्स बचे हुए हैं, है ना, ऐसी कोई स्पीसीज जिनके बड़े बूढ़े सब मारे जा चुके हैं, सिर्फ यंगस्टर्स ही बचे हैं उसमें। ठीक है। हाँ जी, 250 से भी कम, 150 लोग ही बचे हैं उसमें सिर्फ। कहाँ पे आएगा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। क्लियर? ये समझ आ रहा है ना ये सब क्या है? ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें 70% से ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है, एंड 1500 के लगभग जो है आपके पास स्पीसीज बची हैं, कहाँ पे आएगी? अरे सी कैसे लगा रहे हो किसले कुमार? डी एंडेंजर्ड में आएगी। ठीक है, एंडेंजर्ड में जो है आपके पास यहाँ आ जाएगी। यस, एंडेंजर्ड में जो है आपके पास यहाँ पे आ जाती है। तो ये आईयूसीएन का स्टेटस और ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी थी कि ये जो है वो आपके पास क्या है। अब बाकी आगे की चीजें जो है, जैसे जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को, इकोनॉम सॉरी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, तब इससे ज्यादा आईयूसीएन के बारे में और जो भी पढ़ना है वो सब हम लोग जो है वहाँ पे पढ़ लेंगे। अभी हम लोगों को नेशनल पार्क की, स्पीसीज की और इन सभी की मैपिंग जो है वो करके उनको जो है वो एक बार के लिए पहला पिलर, पहला जो ब्लॉक है हमारे सब्जेक्ट का, जो है हम लोग ये रखेंगे। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। एक बार फिर से देख लेना, ये लिखना जो है आप लोगों को आना चाहिए, है ना। एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, उसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद एंडेंजर्ड, फिर आपके पास आ जाता है वल्नरेबल, फिर नियर थ्रेटन्ड, और फिर लीस्ट कंसर्न्ड। एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। ये है ही नहीं है, ये सिर्फ कैप्टिविटी में है। ठीक है, इनके लिए 10 साल या फिर 3 जनरेशन, ये ध्यान रखना है। 90% से ज्यादा डिक्लाइन, 70% से ज्यादा डिक्लाइन, 50% से ज्यादा डिक्लाइन। और अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो लेस देन 250, लेस देन 2500, और या फिर लेस देन 10,000 जो है आपके पास रह गया। नियर थ्रेटन, जिसको लेकर के आज हमको थोड़ा सा डेंजर लग रहा है कि हाँ यार कल को हो सकता है कि ये वल्नरेबल हो जाए, ठीक है, तो उसको उनको हम नियर थ्रेटन में रखेंगे। एंड लीस्ट कंसर्न, जिसको लेकर के रिस्क जो है आज बहुत ही कम है, बहुत ही कम रिस्क है, उनको हम लोग लीस्ट कंसर्न के अंदर जो है वो रखते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। आई गेस नोट्स भी साथ के साथ ही बन रहे हैं ना? हम्म। अरे अंजलि तोमर, आपको देख करके मुझे ठंड लगने लग गई है। हाँ, इतना मतलब ऐसे कंबल पूरा यूं करके ऐसे ऐसे आप कांप से रहते। चलिए। तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब हम लोग इंडिया के मैप के ऊपर चल लेते हैं। अब हम लोगों को जो है हमारी मैपिंग को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जियोग्राफी के कोर्स के अंदर ना हमने बहुत सारी मैपिंग करी थी। हम लोगों ने सारे के सारे माउंटेन्स को मैप करके रखा था, हमने सारी की सारी रिवर्स को मैप कर लिया, हमने प्लेट्यूज को मैप कर लिया, और भी पता नहीं कितनी सारी चीज़ों को जो है हमने मिनरल्स को मैप कर लिया था, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने जो है यहाँ पे मैप करके रख लिया था। अब इसी मैपिंग के कोर्स को जो है हम लोग आगे करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जियोग्राफी के इनिशियल 10 लेक्चर्स जो थे वो देख करके आए हुए हो। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो जाकर के जो है वो लेक्चर्स को देख लेना, तभी जो है ये आपको अच्छे से और समझ में आएंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो जियोग्राफी के 10 लेक्चर्स जो है आप लोग देख चुके हो। अब हम लोग जो है वो आगे देखेंगे। तो मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है, और ये ई है, एफ है। तो अच्छा इतना तो बता सकते हो ना कि इनमें से उत्तराखंड कौन सा है? यस, इनमें से उत्तराखंड कौन सा है?
क्लियर सभी को यहाँ तक, है ना? यस, गुड वन। चलो, इनमें से लद्दाख कौन सा, लद्दाख, लद्दाख कौन सा है? यस, लद्दाख। चलिए, गुड वन। कहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, लेट्स से हरियाणा। हरियाणा कौन सा है, हरियाणा? विच वन इज हरियाणा? यस, ई जो है आपके पास यहाँ पे हरियाणा हो गया। चलो ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है, जम्मू कश्मीर? जम्मू और कश्मीर जो है वो कौन सा रीजन हो जाएगा आपके पास? क्लियर है? डन। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है आपके पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया बनता है, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट आप लोग प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में नेशनल पार्क को हम लोग पढ़ेंगे, एंड नेशनल पार्क के बाद जो है आप लोग डाल दें। अच्छा, थोड़ा सा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। नेशनल पार्क चलो ठीक है, ओवर द टाइम जो है उनको ओवर जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब वहीं समझ लेंगे। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपके पास क्या होती है, ठीक है? एक आपके पास होता है कम्युनिटी रिजर्व, और एक आपके पास होता है कंजर्वेटिव रिजर्व। इनको भी थोड़ा सा समझ लो, बाकी इनको और अच्छे से बहुत बाद में जो है थोड़ा बाद में जो है वो पढ़ेंगे। नेशनल पार्क तो क्या हो गया, यस, जो पूरे के पूरे एक एरिया को जो है आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपने देखा होगा ना, स्पीसीज सेंट्रिक होती है ये, है ना? स्पीसीज सेंट्रिक जो है आप लोगों को मिलती है। अब मान लो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक दूसरा नेशनल पार्क है, यहाँ पर मान लो एलिफेंट आपको मिलता है, यहाँ पर भी जो है आपको एलिफेंट जो है आपको यहाँ पे मिलता है, तो ये एलिफेंट हो सकता है ना यहाँ से जाते जाते जो है वो इससे मिलने चला जाए, यस और नो, इनसे जो है वो मिलने चला जाए। तो ये जो अब एरिया है, यहाँ पर मान लो अब आपका मन बना कि यहाँ पे क्यों ना जो है वो माइनिंग वाइनिंग जो है वो यहाँ पे कर दें, तो क्या यहाँ पे आप माइंस वगैरह बना दोगे? यस, क्या यहाँ से एक हाईवे निकाल दोगे? कि यहाँ से आप रेलवे लाइन डाल दोगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मान लो ये एलिफेंट, एलिफेंट थोड़ी ना बाउंड्रीज को जानता है। एलिफेंट के लिए तो अभिषेक बच्चन का गाना पंछी पति है ना, यहाँ नदिया, ये सब सरहद को रोकते ही नहीं है। सॉरी यार, अभी क्या है, खांसी है तो गाना गा नहीं सकता मैं, वरना तो गा के ही सुनाता मैं। तो ये तो जाएंगे मिलने के लिए, तो यहाँ पर जो है आप नहीं मान, क्यों? क्योंकि आपको इस एरिया को भी कंजर्व करने की जरूरत है ना? इस एरिया को भी जो है वो कंजर्व करने की जरूरत है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाते हैं कंजर्वेटिव रिजर्व। उसके बाद भाई मान लो यहाँ पे नेशनल पार्क है, अब यहाँ पे एलिफेंट है, तो हम लोगों को इस एलिफेंट को समझना भी तो होगा ना कि यार एलिफेंट जो है वो कैसे रहता है ना? इसके कितने पैर होते हैं, इसको कैसा एनवायरमेंट चाहिए, है ना? मैन के साथ इसका इंटरेक्शन जो है वो कैसा है ना? आदमी के साथ रह सकता है कि नहीं रह सकता है ना? आसपास की कम्युनिटी के साथ भी तो देखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि इस नेशनल पार्क से जो है या इसके आसपास के एरिया से हम लोग लोगों को बस निकाल ही देंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, कम्युनिटी भी होती है, तो उस कम्युनिटी को भी रिजर्व करने की हमारे पास यहाँ पे जरूरत होती है, तो कम्युनिटी रिजर्व भी हमारे पास होता है। तो देखो, एक तो नेशनल पार्क हो गया एरिया, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई जो कि स्पीसीज सेंट्रिक आपके पास होती है, फिर कंजर्वेटिव रिजर्व कि एक नेशनल पार्क है दूसरा नेशनल पार्क है, इसके बीच में मान लो कोई एरिया है, यहाँ से अगर मान लो ये जानवर जो है इधर से इधर जा रहा है तो उसको भी मुझे कंजर्व करने की जरूरत है, तो वो कंजर्वेटिव रिजर्व हो गया। एंड उसके बाद एक आपके पास हो गया कि भाई आसपास की जो कम्युनिटी है उससे भी हो सकता है उनका इंटरेक्शन हो, है ना? कि हमने एक एरिया बना तो दिया कि शेर जो है, टाइगर जो है वो इस पास इसी एरिया में रहेगा, टाइगर रिजर्व है, मगर टाइगर को थोड़ी ना पता है कि मेरे लिए लॉ बना दिया है और मुझे इसी एरिया में रहना है। टाइगर तो हो सकता है उछल के यहाँ चला जाए, है ना? टाइगर तो हो सकता है वो उछल के, आप लोग देखते हो ना, जैसे अगर आपके आसपास में कोई टाइगर रिजर्व हो तो कई बार आ जाते हैं, वो बाहर भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी रह रही है ना, यहाँ पर वो इनके साथ इंटरेक्शन भी होता है। तो ये भी थोड़ा सा आसपास का एरिया जो नेशनल पार्क के बाहर का, जैसे बफर जोन होता है, कोर जोन होता है ना, थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे, तो उसके आसपास के एरिया को भी कंजर्व करने की जरूरत होती है, तो वो आपके पास हो जाता है कम्युनिटी रिजर्व। तो ये सब समझ करके आपको क्या समझना है, ये सब समझ के आपको ये देखना है कि रेस्ट्रिक्शन जो है वो कहाँ पर कितने होंगे। सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन मुझे बताओ किसमें होने चाहिए से?
सबसे हाईएस्ट रेस्ट्रिक्शन जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे, नेशनल पार्क के अंदर ना। क्यों? क्योंकि वो एक एरिया है, उस एरिया में जितनी भी स्पीसीज है उन सबको हमें कंजर्व करके रखना है। तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ आपको रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, नेशनल पार्क में मिल जाएंगे। नेशनल पार्क से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको मिलेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। उसमें एक स्पीसीज सेंट्रिक होता है कि भाई इस स्पीसीज को मत मारना, मगर वहां पे और भी तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो उसके बाद थोड़े कम रेस्ट्रिक्शंस जो है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेटिव रिजर्व, ये तो आउटर एरियाज में हमारे पास पड़ते हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस आपके पास यहाँ पे भी होते हैं, मगर इनसे जो है वो कम होता है। तो आपके पास क्या होता है ना, एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है सर, कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, ठीक है सर, इसको नेशनल पार्क बना दो, क्लियर। मगर क्या एक नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता, क्लियर। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी promoted टू अ नेशनल पार्क, बट अ नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो प्रोटेक्शन है वो कम होता है, नेशनल पार्क में जो प्रोटेक्शन है, जो स्ट्रिक्टनेस है, जो ना जो स्ट्रिक्टनेस होती है, जो लॉज होते हैं, वो वहां पे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, क्लियर। वहां पर ग्रेटर कंजर्वेशन होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनसे थोड़ा कम कंजर्वेशन होता है, क्लियर। यहाँ तक सभी को? यस। चलिए, तो मुझे एक चीज बताओ, नेशनल पार्क का एरिया बड़ा होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया बड़ा होगा? नेशनल पार्क का एरिया बड़ा होगा या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया बड़ा होगा? है ना भाई, ग्रेटर रेस्ट्रिक्शंस कम एरिया के ऊपर ही रखे जा सकते हैं, है ना। तो जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, बट आमतौर के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर क्या करना है, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एरिया जो है वो ज्यादा आपको बड़ा मिलेगा, क्लियर सभी को? यस। चलिए, तो इतनी सी समझ जो है आप लोगों को यहाँ पे रखनी है। चलो, तो अब हम लोग चलते हैं घूमी घूमी करने, तो घूमी घूमी करने, हाँ अब हम चलेंगे घूमी घूमी करने। हम चलेंगे जम्मू एंड कश्मीर, एंड हम चलेंगे लद्दाख में। और आओ मैं तुम्हें, है ना, सर सर अभी तो ना स्नो गिर रही है ना, हाँ, स्नोफॉल दिखाने ले जाओ बेटा। मैं स्नोफॉल नहीं, हम चलेंगे नेशनल पार्क में। तो आओ मैं तुम्हें नेशनल पार्क की सैर करा दूँ, क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल देंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में हम लोग नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। डन, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो देखो, ये कुछ इस तरीके से जो आपको है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपके पास ऐसे डायग्राम बना दूं, 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 ऐसे 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 और ऐसे बना दूं, तो याद तो आ रहा है ना क्या है ये सब? यस, याद तो आ रहा है ना? हाँ जी, गुड। यस, पासेस हमने पढ़े थे। चलिए, गुड। हाँ, बनिहाल, जोजिला, है ना। यस, पेंसिला, फोटुला। यस सर, एक कपल के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पे, कि कपल जो है फोटोग्राफी करने चला गया है, फिर फोटो में रील खत्म हो गई, तो उन्होंने बोला चलो क्यों ना स्केच बना दिया जाए, तो इसलिए पेंसिल से पेंसिल मंगवा दी थी। यस। तो ज्योग्राफी के अंदर जो जो है हम लोगों ने ये मैपिंग पढ़ी थी। अब जो है हम लोग यहाँ पे नेशनल पार्क की मैपिंग पढ़ते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरियाज में जो है आपको 4 नेशनल पार्क मिलते हैं। पहला आपको एक यहाँ पर मिलता है जिसको बोलते हैं हम सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क। एक जो है यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको मिलता है जिसे हम बोलते हैं दाचिंगम नेशनल पार्क। उसके बाद एक आपको यहाँ पे मिलता है हेमिस नेशनल पार्क। और एक जो है आपको यहाँ पे मिलता है जिसे हम बोलते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, सलीम अली, दाचिंगम, हेमिस एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क 4 है। सलीम अली, दाचिंगम, हेमिस एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये 4 नेशनल पार्क जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ एंड हेमिस नेशनल पार्क। इसमें से आपके पास जो सलीम अली है, जो दाचिंगम है एंड जो किश्तवाड़ है आपके पास, ये तीनों तो आपको मिलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और जो हेमिस नेशनल पार्क है आपके पास, हाँ जी, जो हेमिस नेशनल पार्क है आपके पास, ये आपको मिलता है लद्दाख एरिया में, क्लियर।
यस, चलिए, तो इसका ध्यान रखना है। सलीम अली, दाचिंगम एंड किश्तवाड़ आपके पास हो गया। सलीम अली, दाचिंगम और किश्तवाड़, ये तो तीनों आपको मिल जाएंगे जम्मू कश्मीर एरिया में, और जो हेमिस है वो आपको मिल जाएगा लद्दाख एरिया के अंदर। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली पूछ लूं कि एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं ना, नॉर्मली, अच्छा इंडस रिवर किससे निकल रही होगी? इंडस रिवर अगर कहीं से निकलेगी तो किसके पास से निकलेगी? लद्दाख में से ही बहती है। अरे वाह, तानिया मिलानी, रियली वेरी गुड। तानिया मिलानी को मेरी तरफ से शाबाशी। तानिया मिलानी, एक बार जाओ ज्योग्राफी का कोर्स एक बार फिर से देखो। हाँ, लद्दाख में जब हेमिस बताया है, इंडस में मैंने आपको जब इंडस रिवर पढ़ाई थी तभी मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि इंडस रिवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख एरिया से ही गुजरती है ना। इंडस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख एरिया से ही निकलती है। तो जब इंडस लद्दाख से ही निकलती है, और सलीम अली, दाचिंगम और किश्तवाड़ तो जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो क्या इंडस इन तीनों को टच करेगी क्या कहीं पे भी? से अगर आप लोगों के पास यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि सलीम अली नेशनल पार्क से इंडस रिवर गुजरती है, ट्रू और फॉल्स, क्या बोलोगे? फॉल्स। क्लियर? यस। तो मैपिंग से इस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। मैपिंग में आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तब करके एक एक करके एक एक नेशनल पार्क के बारे में जो हम लोग देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं जैसे हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क के अंदर आपको मिलता है स्नो लेपर्ड, और ये जो स्नो लेपर्ड है ये बिल्कुल वल्नरेबल स्टेटस में है यहाँ पे। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड आपको मिल जाएंगे, और स्नो लेपर्ड जो है आपके पास यहाँ पे वल्नरेबल स्टेटस में होते हैं। हेमिस को लेकर के ये बात भी ध्यान रखना है कि ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड का नेशनल पार्क है हमारे पास इंडिया में, है ना। सबसे ऊंचा जो हम लोग देखोगे, तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड का नेशनल पार्क जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है हेमिश नेशनल पार्क। और इस हेमिश नेशनल पार्क से दो रिवर्स जो है आपके पास यहाँ पे निकलती है, और इसमें से एक तो है आपके पास इंडस, और दूसरी आपके पास होती है मरखान। ठीक है, तो इंडस और मरखा, ये दो रिवर्स जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्लियर? हेमिस, स्नो लेपर्ड मिलेगा वहाँ पे, हाईएस्ट एल्टीट्यूड का नेशनल पार्क है, और दो रिवर्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है, इंडस एंड मरखान रिवर। क्लियर? ज्यादा डर तो नहीं लग रहा ना? मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, तो इनमें से किश्तवाड़ नेशनल पार्क कौन सा होगा? यस, विच वन विल बी किश्तवाड़ नेशनल पार्क? विच वन विल बी किश्तवाड़ नेशनल पार्क? चलिए, गुड। हेमिस नेशनल पार्क कौन सा होगा? कहाँ मिलेगा आपको स्नो लेपर्ड? कहाँ मिल जाएगा स्नो लेपर्ड? गुड वन, मुस्कान अरोड़ा, बी में मिल रहा है इनको स्नो लेपर्ड। यस। इंडस मरखान रिवर कौन से, कहाँ से निकलेगी? इंडस मरखान रिवर कहाँ से निकलेगी? इस हेमिस से जो है आपके पास इंडस एंड मरखान रिवर जो है वो निकल जाती है। चलिए, गुड। तो ये हमने देखा हेमिस के बारे में। नेक्स्ट आपके पास आता है दार्जिलिंगम। दार्जिलिंगम नेशनल पार्क में कश्मीरी स्टैग मिलता है। कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग जो है आपके पास क्रिटिकल सॉरी क्रिटिकल स्टेटस में है। इसी को वहीं के लोग ना हंगुल भी बुलाते हैं, कि देखो हंगुल आ गया है, हंगुल जो है बिल्कुल क्रिटिकल है, मार मत देना उसको, है ना। तो कश्मीरी स्टैग को ही जो है ये लोग हंगुल भी जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। यहीं पर ना एक बर्ड भी मिलता है, और इस बर्ड का नाम आपके पास होता है हिमालयन मोनल। हिमालयन मोनल। अच्छा, पता है यूपीएससी ने कई बार इस तरीके से भी खोलता है कि उन्होंने नाम दिया हिमालयन मोनल, और फिर तीन चार और नाम दे दिए, और फिर पूछा इनमें से बर्ड कौन सा है ना। ऐसे तीन चार नाम दे दिए थे, और फिर पूछा कि इनमें से बर्ड कौन सा है। अगर मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया होता, तो क्या आप लोग बता पाते कि हिमालयन मोनल एक बर्ड भी हो सकता है? यस, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या करना है? इसका मतलब देखो, आपको मैं जितने भी स्पीसीज पढ़ा रहा हूँ ना, उन सारी स्पीसीज को लेकर के एक वर्ड फाइल बनानी है। वर्ड फाइल। अब उस वर्ड फाइल में आप क्या करोगे? जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया हिमालयन मोनल, ठीक है। इस हिमालयन मोनल की फोटो रखनी है यहाँ पे, है ना। जाना आप विकिपीडिया के ऊपर जाना, या कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाना,
वहां पे देखना आपको इसकी, वहां पे इसकी फोटो मिल जाएगी, इसके नीचे इसका स्टेटस भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसी ना एक पूरी की पूरी एक फाइल बना लेना और उस फाइल का प्रिंट आउट ले लेना। जितने भी, ये कब, जब सारे नेशनल पार्क हमारे कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद करना। एक दिन लगेगा इसमें, इससे ज्यादा एक दिन भी नहीं, 3-4 घंटे लगेंगे आपको ये करने में। बट 3-4 घंटे में ये काम कर लेना। सारी स्पीसीज की फोटोज निकाल लेना, सारी स्पीसीज का देख लेना, उनका स्टेटस जो है वो नीचे क्या क्या है। ठीक है, ये चीज जो है आप तो कर लेना, ताकि इस तरीके से अगर मान लो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको जो है आप आंसर कर पाओ कि बर्ड कौन है ना, कौन सा बर्ड है, बर्ड के नाम क्या क्या है ना, तो ये सब जो है आप लोगों को पता होगा। क्लियर? तो ये एक एक्सरसाइज जो है वो जरूर कर लेना। प्लस अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल है। अब अभी तो दो ही बताए तो आप इसको याद रख सकते हो, बट ओवर द टाइम जब तक मैं सारे नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा ना तब तक ये बहुत सारे हो जाएंगे और वो याद नहीं होंगे। तो अभी के लिए तो बस इनके आगे आगे लिख लो। लास्ट में जो है आपके पास एक लिस्ट बनेगी, एक लिस्ट बनेगी जिसमें क्रिटिकल एंडेंजर्ड का एक अलग ही पेज बना देना जिसके अंदर इन सबके नाम आ जाएंगे, है ना। एंडेंजर्ड का एक अलग ही लिस्ट बना देना जिसमें इन सबके नाम आ जाएंगे। एक्सटिंक्ट की एक अलग ही लिस्ट बना देना जिसमें इन सबके नाम आ जाएंगे। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से आपकी इस लिस्ट में नाम भी ऐड होते रहने रहने में जो है वो चाहिए। ठीक है, जब अलग अलग डेली नाम इनमें ऐड करते जाओगे ना आपको, तो ओवर द टाइम सारे नाम भी आपको लिस्ट वाइज जो है वो याद हो जाएंगे। और याद नहीं होंगे तो आपको इतना ध्यान रहेगा, अच्छा यार इसको ना उस वाले पेज में जो है वो लिखा था, वहां से याद आ जाएगा। आप चाहो तो इनके लिए कलरफुल पेजेस भी यूज कर सकते हो, कि क्रिटिकल को जो है वो येलो पेज से लिखो, एंडेंजर्ड को जो है वो रेड पेज में लिखो, तो ऐसे कलर में भी याद रहेगा इसको लाल वाले पत्ते पे लिखा था और लाल वाला जो है वो एंडेंजर्ड का है। तो इस तरीके से भी नहीं है, याद रखने के तरीके हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज हो जाएगी, उनको याद रखना मुश्किल होता है, तो याद रखने का तरीका है जैसे। क्लियर सभी को? यस। चलिए, तो हेमिश नेशनल पार्क पढ़ा, डाचिंगम नेशनल पार्क आपने पढ़ लिया। जैसे कि फिर से ये आपके पास अगर ए है, बी है, सी और डी है, तो इनमें से सलीम अली कौन सा है? विच वन इज सलीम अली नेशनल पार्क? यस, ए जो है आपके पास सलीम अली नेशनल पार्क है। कहाँ मिल जाएगा? अब अरे एक्स, ये तो कोई आंसर ही नहीं है अभी। हम्म, हम्म। इंडस और मरखान रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है? इंडस एंड मरखान रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है? इंडस एंड मरखान रिवर कहाँ से फ्लो कर रही है? यस, सी, गुड वन। चलिए, कहाँ मिलेगा आपको एक बर्ड, हिमालयन मोनल? हिमालयन मोनल बर्ड कहाँ मिलेगा? यस, तो बी में जो है, अरे बी में कहाँ ला रहे हो यार, हिमालयन मोनल में है। बी में दाचिंगम में जो है आपको हिमालयन मोनल जो है वो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हेमिस पढ़ लिया, दाचिंगम पढ़ लिया। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा, हिमालयन, हेमिस हो गया, दाचिंगम हो गया। नेक्स्ट लिखिए सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क को यहाँ का, इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी फॉरेस्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी फॉरेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको हिमालयन सोरो मिलता है, हिमालयन सोरो। ये वल्नरेबल स्टेटस जो है ये भी जो है आपके पास यहाँ पे लेकर के बैठे हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। एंड लास्ट जो है आपके पास वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, लास्ट आपके पास होता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क से एक रिवर फ्लो करती है जिसको हम बोलते हैं रिनय रिवर। रिनय रिवर को हमने शायद इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, क्यों? क्योंकि मैं उसको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, किश्तवाड़ रिवर जो है आपके पास रिनय, किश्तवाड़ नेशनल पार्क से आपके पास रिनय रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो एक तो रिनय रिवर भी है और एक मंसूरदार रिवर भी है, मंसूरदार रिवर। तो रिनय रिवर एंड मंसूरदार रिवर, ये चार दो रिवर्स जो है आपके पास यहाँ से फ्लो करती है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये हो गया मेरे पास, यहाँ पर कौन सा आ गया मेरे पास? सलीम अली नेशनल पार्क। इधर कौन सा आ गया मेरे पास? दाचिंगम नेशनल पार्क। इधर आ गया मेरे पास हेमिश नेशनल पार्क। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, अब इजीली देखो, हेमिश में आपको कौन मिला था? हेमिश में आपको मिलता है स्नो लेपर्ड,
उसके बाद दाचिंगम में आपको कौन मिला था? दाचिंगम में आपको मिला था एक तो कश्मीरी स्टैग और एक आपको यहाँ पे मिल जाती है हिमालयन मोनल। हिमालयन मोनल के आगे ध्यान रखना ये एक बर्ड है, ठीक है? ये दोनों आपको यहाँ पे मिल गए। उसके बाद सलीम अली में कौन मिला? सलीम अली में आपको मिल गया हिमालयन सुरो। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। अब उसके बाद बात आती है रिवर्स की, कहाँ से कौन कौन सी रिवर्स जो है वो जा रही है। तो रिवर्स को अगर मैं देखूं तो हेमिस से आपके पास निकल रही है एक तो इंडस रिवर और एक मरखान रिवर। किश्तवाड़ से अगर आपने देखी तो एक आपके पास जा रही है रिनाई रिवर और एक मनसुंदा रिवर। क्लियर? तो इस तरीके से इजीली जो है आप इनको सभी को जो है वो याद रख सकते हैं। डन? अरे यस और नो? हो जाएंगे ना यार? चलिए गुड टू गो। तो एनवायरमेंट के जो लेक्चर्स हम लोग रखेंगे वो एक एक घंटे के ही रखेंगे, है ना? क्योंकि इकोनॉमी हमारी चलती रहेगी। एक सेकंड ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ पहले तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।